हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एसएसटी में 8th क्लास में हास्य की समझ, जिसके प्रश्न उत्तर को हमने कल करना शुरू किया था। हम आज इसके कुछ और प्रश्न उत्तर को आज करने जा रहे हैं। आपके पेज संख्या जो है 88 पर प्रश्न दिया है, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षा प्रावधानों की ज़रूरत क्यों होती है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको यहाँ पे मेरे हाथ से लिखा हुआ है, मैंने लिखने का प्रयास किया है, आपको मैं पढ़ के भी बताती हूँ। देखिए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, इसलिए होती है क्योंकि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो बहुसंख्यक जो ज़्यादा संख्या में होते हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने तौर तरीके, अपनी चीज़ों को बहुसंख्यक समाज जो है, समुदाय है, अल्पसंख्यक पर थोपने का प्रयास करेगा। दूसरा है, अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान होने की आशंका से बचाने के लिए भी हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, सुरक्षात्मक प्रावधानों को बनाना ज़रूरी होगा। और भारत की विशेषता क्या है? भारत की विशेषता है सांस्कृतिक विविधता। तो उस विविधता को समाप्त कर देंगे बहुसंख्यक क्या करेंगे, अल्पसंख्यकों को दबाएंगे, तो जो हमारी विविधता, एक जो हमारी विशेषता है, वो विशेषता भी खराब हो जाएगी। हमारे संविधान में समानता की बात की है, न्याय की बात की है, तो उसकी स्थापना के लिए, तो भारत की संस्कृति की विविधता की सुरक्षा करने के लिए, समानता और न्याय की स्थापना करने के लिए ये आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रावधानों के बनाया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जाए और भारत की जो एक अनूठी छवि है या बनी हुई जो एक इमेज है वो भी वहाँ पर मेंटेन रहे। इसके लिए हमें उनके लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों को करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न जो आता है, जो आपका एक कविता दी गई है, पेज संख्या मैं आपको बता देती हूँ। वो पेज संख्या आप जब देखेंगे तो पेज संख्या 85 पे जाएंगे तो लिखा है, इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको मैं बताती हूँ, ये कविता जो लिखी गई है, इस कविता में मीनी बताती हैं कि आदिवासियों की ज़मीन जो है ना, वो वहाँ उन लोगों से क्या हुई है, छीनी जा रही। लिखा हुआ है ना इस कविता के अंदर, आप देखें कि बाबू कहता है, पकड़ो इधर लाओ उसकी खाल देड़ो, असम भेज कर बड़ा छल किया। तो उनसे क्या किया जा रहा है इस कविता के अंदर कि उनसे ज़मीन छीनी जा रही है। आदिवासी जो लोग जो रहते थे, जहाँ से उनके जीवन का वो आधार थी, वो उन लोगों से छीनी जा रही है। और दूसरा क्या किया जा रहा है कि वहाँ से उनको उठाकर दूसरी जगह रहने पर मजबूर किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। शब्द है विस्थापित किया जा रहा है, यानी एक स्थान से उठाकर दूसरे को जबरन किसी अपने, कहते हैं ना, अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए उनको उस स्थान से तो उखाड़ा जा रहा है और दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कविता में बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आदिवासियों की ज़मीनों को छीना जा रहा है पहला, और दूसरा आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब आता है आपकी राय इस बात को क्यों महत्वपूर्ण, आपकी राय में ये क्यों महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों को भी जंगल और वन भूमि इस्तेमाल करने से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 87 पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कहने का मौका उसे क्यों मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए बच्चों क्योंकि इस बात से आदिवासियों का जीवन और उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है। आप सभी जानते हैं ना, आदिवासी जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, उनका खाना पीना दाना सब वहाँ से उनको प्राप्त होता है। तो आदिवासियों का जीवन और उनका अस्तित्व वास्तव में देखा जाए तो उस जगह से जुड़ा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको इस्तेमाल करने के फैसलों में उनको बोलने का मौका अवश्य तौर पर दिया जाना चाहिए। दूसरा, यदि आदिवासियों की राय नहीं ली जाएगी तो होगा क्या, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि
उनकी परंपराएं जो हैं आदिवासियों के, उनके रीति रिवाज जो हैं, जो वो प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, कई धर्मों का उनके ऊपर प्रभाव है, फिर भी वो अपने रीति रिवाज बनाते हैं जो उनके जीवन के अस्तित्व का मुख्य स्रोत होते हैं। तो ऐसा अगर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, तो हैं, उनसे पूछा नहीं जाएगा, तो उनके जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन फैसलों में उनकी राय लेना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरना क्या होगा, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, देखने को भी नहीं मिलेंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। अगला चलते हैं, जिसके अंदर आपको एक निबंध के माध्यम से एक उम्र की बच्ची ने लिखा है, वो उस आपकी राय में वह क्या समझाने का प्रयास कर रही है। ये है आपका पेज नंबर 90 पर। ठीक है, प्रश्न है कि उपरोक्त निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है, आपकी राय में वो बच्ची क्या बताने की कोशिश कर रही है। वो बच्ची ने देखो निबंध लिखा था जिसमें बता रहा है कि एक मुस्लिम क्षेत्र में वो लड़की रहती है और रमज़ान के दौरान वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक बात हो गई, झगड़े हो गए। ठीक है, तो वो उसका भाई किसी इफ्तार पार्टी में गए हुए थे और वहाँ से जब निकले तो उन्होंने सलवार कमीज पहनी थी और भाई ने शेरवानी पहनी हुई थी। तो घर लौटते लोगों ने उसको क्या कहा कि भाई तू जीन्स और पैंट पहन के चले जा, जीन्स पैंट पहनने से क्या होगा, जो सलवार कमीज शेरवानी पड़ते तो वो मुसलमान लग रहे थे और जीन्स टी शर्ट पहनेंगे तो क्या लगने लग जाएंगे, हिंदू लगने लग जाएंगे। तो उसको ये बात अजीब सी लगी, तो वो अपनी राय में भी कहने का प्रयास कर रही थी कि क्यों किसी व्यक्ति विशेष को वेशभूषा के आधार पर पहचाना जा रहा है। मतलब मैंने शेरवानी पहन ली, टोपी लगा ली और मैंने सलवार कमीज पहन लिया, तो मुझे उस वेशभूषा के आधार पर आपने मान लिया कि मैं मुसलमान हूँ। तो कहते हैं कि उस निबंध के माध्यम से वो बताने की कोशिश करती कि किसी को वेशभूषा के आधार पर नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि मानवता के आधार पर किसी विशिष्ट समुदाय या किसी व्यक्ति के समुदाय की पहचान करी जानी चाहिए। जो कि वो अपने निबंध में बता रही है कि वो इफ्तिहार पार्टी में गए थे तो शेरवानी पहन के गए तो हम मुसलमान हो गए। तो भाई आप वेशभूषा के आधार पर क्यों मान रहे हो, आपको व्यक्ति की मानवता के आधार पर किसी विशिष्ट समूह के समुदाय की पहचान करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया है। तो बच्चों आज आप ये 4-5 प्रश्न जो मैंने बताए हैं, ये सभी प्रश्न जो किताब के अंदर है, पाठ के इन बिटवीन जो